पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नए सेट की जो चल रहा था उसके आगे जो सेशन बटे हुए हैं उनको बताएंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि मुस्कुराहट आपका एक सुनहरा आईना होता है, इसलिए हमेशा आप मुस्कुराते रहिए और ये आपको तो खुशी देता है, साथ में जो आपके सामने जितने लोग हैं उनको भी एक नई प्रेरणा मिलता है। तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज के सेट की बात करें तो आज की सेट का बच्चों जो टॉपिक है, हम सेट नंबर 5 पे हैं। सेट नंबर 5 ईयर 2020 ठीक। एन सेट का नाम है बच्चों, एन सेट का नाम, ठीक है, एन सेट का नाम है और विषय सेक्शन सी यानी कि बायोलॉजी है। और अगर मैं बात बताऊं तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो इतनी सारी जो मुख्य बातें हैं मैं बता दूं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 10th क्लास का अनसॉर्ट चलता है, ठीक है, अनसॉर्ट चलता है, एज वेल एज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को 12th क्लास का अनसॉल्व चलता है। विषय से आप वाकिफ होंगे, ये बायोलॉजी का ही चलता है। चलिए, अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमने कहाँ तक पढ़ा था? 10वें का हम कर रहे थे। अब आज हमको पढ़ना है खा क्वेश्चन, ठीक है, 10वें का खा। कह रहा है कि मानव के प्रश्नों के कार्य लिखिए। मानव के सिंपल है, कार्य बता देंगे। देखिए, जो मानव का प्रश्न होता है वो मेल का या नर का सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि जब नाम होता है स्पर्म के मैचुरेशन के लिए वृषण या टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बच्चों क्या होता है? स्त्रावण होता है। तो ये भी मुख्य बात है। उसके बाद बताइए, देखिए, जो वृषण या टेस्टिस होता है ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ साथ फर्टिलिटी या निषेचित होने की कैपेसिटी को डेवलप करता है। मतलब जो नर्स सेल्स होती हैं, ठीक है, नर्स सेल्स तो करती भी हैं, ठीक है, सेरेटोलाइट सेल्स जो होती हैं, लेकिन ये भी कुछ हद तक क्या करती हैं? फर्टिलिटी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। बात समझ आ रही? तो ये कुछ कार्य हैं, ठीक, इसी कार्यों से आपको बताना है। आप चाहें तो इसमें आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आप चाहें तो बना सकते हैं। एक न्यूक्लियस दिखा सकते हैं, एक हेड, ठीक है, इसका टेल पार्ट होता है, ठीक,
न्यूक्लियस होता है। आप ये सारी चीजें और ठीक है। स्पर्म का मैचुरेशन दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टिस या ब्रेस्ट की सहायता से। हिंदी में बोले तो शुक्राणु का निर्माण वृषण की सहायता से। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे देखिए, कह रहा है कि जैव विकास की उपयुक्त सहायता से स्पष्ट कीजिए। अच्छा, मुझे याद आया कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ और इसमें लिखा हुआ था जैव विकास का उपयुक्त उदाहरण की सहायता से बताइए, लेकिन इसमें कोई मतलब ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो हमने आपको बताया था कि जैव विकास का आप चाहे तो डार्विनवाद, ठीक है, या लैमार्कवाद में से कोई भी आप लैमार्कवाद बता सकते हैं। लैमार्कवाद के बारे में बता दीजिए कि वातावरण के सीधे प्रभाव से, देखिए हम बता रहे क्वेश्चन का लैमार्कवाद बता दीजिए कि जैव विकास से लैमार्क ने कुछ बताया। वातावरण के सीधे प्रभाव से क्या होता है, सीधे प्रभाव से बच्चों जीव क्या होगा, प्रभावित, जीव होगा प्रभावित, जिससे उसकी आकार संरचना में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्या होगा, वंशागत, क्या होगा, वंशागत, जिससे एक नई जीव का निर्माण होगा, नए जीव की जाति का मतलब नई जाति का निर्माण होगा। ऐसे भी नई जाति का क्या होगा, निर्माण, नई जाति का निर्माण होगा। और इस नई जाति से पूर्वज जाति का, नई जाति से पूर्वज जाति में क्या हो जाएगी, विभिन्नता, विभिन्नता। तो ये कुछ इसके फैक्टर होते हैं, बात समझ में आ रही है। आकार संरचना में परिवर्तन, परिवर्तन वंशागत होंगे, नई जातियों का निर्माण होगा और इससे विविधता उत्पन्न होगी, जो अपनी पूर्वज जातियों से भिन्न होंगे, जो अपनी पूर्वज जातियों से भिन्न होंगे। तो आपको ऐसे बताओ, वातावरण के सीधे प्रभाव में सारी चीजें बताएंगे कि वातावरण के सीधे प्रभाव से जीव प्रभावित होता है, जिससे उसकी आकार तथा संरचना में परिवर्तन होता है, परिवर्तन वंशागत होता है, नई जातियों का निर्माण होता है और इससे जीव विविधता उत्पन्न होती है, जो अपनी पूर्वज जातियों से भिन्न होती है। तो ये आपको मुख्य मुख्य फैक्टर लिखने हैं। और आप कोई भी चीज अगर बता रहे हैं तो आप अगर फ्लो डायग्राम बनाते हैं जैसे हमने बनाया है तो आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलेंगे। आगे देखिए, कहता है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11वीं कक्षा, ध्यान देना पड़ेगा भाई, 11वीं कक्षा छुई मुई के पादप में कौन सी गति होती है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बड़े टफ आते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है अब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये सवाल का नहीं होता है कि मुद्दा है कि कहाँ से आ गया मैम, या ये टॉपिक में नहीं। बहुत से बच्चे हमसे लड़ते हैं, ठीक है, अपने हक के लिए कि मैम इकोलॉजी तो कोई पूछ ही नहीं जाती है, इकोलॉजी आती नहीं, पर्यावरणीय मुद्दे आते नहीं। बेटा आते हो ना आते हो, बायोलॉजी में कुछ मॉडर्न क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अब कुछ बच्चे, हम आपको बता दें, छुई मुई के पौधे में गति कहाँ दी है आपके सिलेबस में, कहीं नहीं दी होगी, लेकिन तब भी ये पूछी जाएगी। ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, हम लोग उसे कहते हैं मॉडर्न क्वेश्चन। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो ये कहेंगे कि मॉडर्न क्वेश्चन है ये, ठीक। और मॉडर्न क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं कि वो कहाँ से आ जाए। हो सकता है अभी रिसेंट कोविड-19 के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक, या कोई भी ऐसा इंडेक्स है, न्यू इंडेक्स, सूचकांक जिसे बोलते हैं, जो जीव विज्ञान के संदर्भ में, तो उससे भी कुछ पूछा जा सकता है। पर्यावरणीय मुद्दों से पूछा जा सकता है, ठीक। और मैं बता दूं, पारितंत्र से पूछा जा सकता है, बात समझ में आ रही, प्रदूषण से पूछा जा सकता है, जनसंख्या विस्फोट से पूछा जा सकता है, ठीक, परिवार नियोजन से पूछा जा सकता है। और आपको बता दें, जनसंख्या नहीं है लेकिन तब भी जनसंख्या पर निबंध आ सकता है। तो ये सभी चीजें हम बता चुके हैं बच्चों को, और आज मैं ऑनलाइन भी बता रही हूँ आपको,
कहीं ना कहीं कई हद तक आपको पता होनी चाहिए चीजें। हर चीजों को जीवन में याद नहीं किया जा सकता। आप कितनी चीजें याद करेंगे, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि छुई मुई के पौधे में कौन सी गति होती है। देखिए छुई मुई के पौधे को अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में आपको काफी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और छुई मुई का पौधा होता है उसे बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका। बहुत अच्छा पेड़ होता है, ठीक है। छूने से क्या हो जाता है कि मुरझा जाता है। जैसे मान लीजिए छुई मुई का पौधा, इसको छुआ मुरझा गया, तो उसी तरीके से होता है। और इसमें मूवमेंट कौन सा होता है, देखिए इस मूवमेंट की मुझे हिंदी नहीं पता है, आप चाहें तो हम इंग्लिश बता रहे हैं उसी को हिंदी में मतलब लिख सकते हैं ऐसे। सीज मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसे, सीज मोनेस्टिक मूवमेंट। तो सीज मोनेस्टिक मूवमेंट में होता क्या कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे ही हम छूते हैं, जैसे ही कोई चीज हुई तो वो उससे क्या होता है, वो तुरंत मुरझा जाता है। तो मिमोसा प्यूडिका में होता है सीज मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, सीज मोनेस्टिक गति होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो इसमें एब्जॉर्प्शन से कई सारे मेथड में आपको ये मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल मिल सकता है। और काफी डिटेल में मेथड आपको ये पढ़ने को मिलेगा सेकेंड ईयर में बॉटनी में। आगे पूछा मानव की टांग में होने वाली कौन सी, मानव की टांग में नहीं छोड़ रहा है बोर्ड, ठीक है। मानव की टांग में कौन सी गति होती है। देखिए वैसे तो गतियां कई प्रकार की होती है जंतुओं में, ठीक है। और आपको फ्लैजलर मूवमेंट, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट, सीडोपोडिया का मूवमेंट, ठीक। सीडोपोडिया में कैसा मतलब प्रोटोजोआंस मूवमेंट जो कैसा होता है, ठीक। तो ये सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट होता है जो हायर वर्टिब्रेट उच्च कशेरुकी में पाया जाता है, उसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट या पेशीय गति। तो चाहे वो टांग में पूछ ले या अगली बार पूछ ले कि हाथ में कैसा मूवमेंट होता है, किसी में भी मूवमेंट पूछ ले, मनुष्यों में हायर वर्टिब्रेट्स में या उच्च कशेरुकी जंतुओं में। अब ये उच्च कशेरुकी होते क्या है, सीधी सी बात है, परम। देखिए हम सबको बताते हैं, सब बच्चे परम हैं, ठीक है। परम, परम का मतलब होता है स्पीसीज एव्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मैमल्स, यानी कि मछली वर्ग, ठीक। फिर बात बताएंगे मतलब कि एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, ठीक। एव्स यानी पक्षी वर्ग और एम से मैमल वर्ग। एव्स को एबीज भी कहा जाता है। तो इतने में ये क्या होगा, इस तरीके का मूवमेंट होता है। इस प्रकार की गति पेशियों के द्वारा होती है और पेशियां हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, ठीक। ये जो पेशियां होती हैं ये हमारे कंकाल तंत्र को अवलंबन प्रदान करती हैं, या हम ये कहें कि ये सपोर्ट प्रदान करती हैं। तो इसलिए विदाउट मसल्स के हम गति नहीं कर सकते हैं और स्केलेटन के बिना हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखना। हम मूवमेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें हम बच्चों को बता रहे हैं ये सारी चीजें। तो मानव में टांग की गति का जो उदाहरण है वो होगा पेशीय गति। पेशीय गति इसी को बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो ये इसको आपको बताना है अच्छे से, ठीक। अब इन गतियों में ये गति जैसे कि इसमें 4 नंबर में पूछा गया, तो यहाँ पे अब आप सोशल को बताएंगे। अब देखो डिटेल में हम बता रहे हैं तो समझ लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर पूछा गया। जब सीज मोनेस्टिक मूवमेंट की बात आएगी तो होता क्या, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का पूरा काम होता है। जब तक कि ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसका वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी सेल्स में होता रहता है, ठीक है। और जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कुछ सेल्स होती है उसके द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है कम या पूरी तरीके से नल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे छुई मुई का पेड़ क्या होता है, छूने से वो सेल्स कांटेक्ट में, हमारी सेल्स कांटेक्ट में आए और वो क्या होता है, मुरझा जाता है। इसमें पेशीय गति में क्या होता है, देखिए एक्टिन, मैं बता दूं, डिटेल में आए तो डिटेल में बताना पड़ेगा। एक्टिन, मायोसिन, ठीक, ये कुछ
प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। देखिए एक्टिन के भी टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टाइप होते हैं। ठीक, ये टाइप आपको एमएससी में पढ़ने को मिलेंगे। और इन टाइप में क्या होता है कि किसी भी जीव की मांसपेशियों में गति होती है। एक्टिन के टाइप फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गतियों में काम करते हैं और ये एक बैंड के रूप में होते हैं। ठीक है, इस तरीके के अगर आप बैंड आई या जे शेप में होते हैं, ठीक है, और बैंड के रूप में इस तरीके से होते हैं। बैंड का मतलब होता है काले बैंड धब्बे, यानी कि एक मतलब हम कहें कि एक बैंड, एक लाइन की तरीके से होते हैं। जेड लाइन भी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जेड लाइन के बारे में काफी कुछ, अगर आप हायर में होंगे तो आपको पता चलेगा कि जेड लाइन हमने पढ़ी थी 10th में। तो जेड लाइन वाले भी होते हैं। एक्टिन, मायोसिन सिर्फ किसी भी जीव को गति प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मायोसिन भी क्या करता है, सपोर्ट करता। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर हम आगे की बात करें, पूछा मानव में लिंग निर्धारण क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो सिंपल है बहुत, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 11वें कथवा में पूछा गया है। 11वें कथवा वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 पेयर। और अन्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 पेयर। ठीक, बात समझ में आ रही? ये देखिए, ये अगर हम बताएं इसको छोटा छोटा बना दे रहे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, लिख पाए बस हम, बड़ा बना दे, तुमको भी समझ आना चाहिए, सही बच्चों को समझ में आए। प्लस एक्स वाई, ये मेल का कैरेक्टर है, मेल, और ये फीमेल का है। ठीक, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई करा देते हैं इसका। ठीक है, कराइए इसके साथ, तो आ जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। फिर इसी का इसके साथ करा दीजिए 44 प्लस एक्स वाई। ठीक, अब इसका इसके साथ करा दीजिए 44 प्लस एक्स एक्स। फिर इसका इसके साथ कर दीजिए 44 प्लस एक्स वाई। देखिए ये क्या है, ये है पुत्री, ये क्या है, ये भी है पुत्री, ये क्या है, पुत्र, ये क्या है, पुत्र। तो हम बताते हैं कि मेल में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं, एक्स और वाई। जब ये इसके स्पर्म एक्स से फर्टिलाइज करते हैं ओवरी के, तो पुत्री का निर्माण होता है, और अगर वाई वाले करते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 106 लड़कों में 102 से 103 लड़कियों का जन्म होता है। इसीलिए हमारे मतलब पूरे अगर हम एनालाइज करें तो लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन अब इनमें कई हद तक क्या हो गया, समानता, लेकिन आज भी ये संख्या ज्यादा है। तो ये कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे मानव में लिंग निर्धारण होता है। बताया जाता है कि मानव में इतने गुणसूत्र होते हैं, अन्य गुणसूत्र इतने होते हैं, फीमेल को एक्स एक्स से, मेल को एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इनका होता है। जो अभी मैंने बात बताई उसको और बतानी है। ठीक है, तो आज की पाठशाला में इतना ही। ठीक है, कल की पाठशाला में इसके आगे की बात करेंगे, नया सीखेंगे। तो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसे अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम।